अच्छा, उसी दौर में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश राज आया, दूसरी तरफ ब्रिटिश राज ने गुलाम बनाया हुआ था, अमेरिका में कॉलोनीज़ अपनी बनाई हुई थी, वहाँ पर वो नाकाम हो गए। उसकी क्या वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर वो अपने राइस पर पहुँचे और वहाँ उनका डाउनफॉल हो गया? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जहाँ हम लोकल लोगों की गद्दारी को, लोकल लोगों के कैनन फॉडर बनने को, लोकल लोगों के आलाकार बनने को हिंदुस्तान में देखते हैं, वो सब कुछ हम वहाँ नहीं देखते। अच्छा। अमेरिका के अंदर जो इन लोगों ने किया वो तो बहुत ही बदतरीन और इंसानियत सोज वाक़यात थे। वो हिंदुस्तान से ज़्यादा खौफनाक था। उन्होंने रेड इंडियंस की, जो कि वहाँ की मकामी आबादी थी, वाइप आउट कर दिया। उनकी ज़मीनें हथियाली, उन्हें कत्ल कर दिया, मार दिया, भगा दिया, दूर धकेल दिया, और उनके ख़िलाफ़ ऐसा शदीद प्रोपेगेंडा किया कि आप आज भी अमेरिकनों के लिटरेचर में, आप द क्रूसिबल पढ़ लें या कोई भी अमेरिकन जो ड्रामे हैं या नावल हैं या पढ़े, आपको हर जगह जो विलन नज़र आता है वो इंडियंस नज़र आते हैं। इंडियंस पर वो रेड इंडियंस जो वहाँ की मकामी आबादी थी। इन्होंने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनकी ज़मीनें भी हथियाई, उन्हें शराबों पे लगाया। वो शराब नहीं पीते थे, इन्होंने शराबों पे लगाया उन्हें। इन्होंने उनके ख़िलाफ़ बाकायदा, जैसे अब हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था कि जब सिविल वॉर होती है 1861 में वहाँ अमेरिका के अंदर, स्लेवरी के हवाले से जब साउथ और नॉर्थ डिवाइड हो गए, तो सबसे जो ज़बरदस्त आदमी था जो नॉर्थ के ख़िलाफ़ लड़ रहा था वो टैक्यूमेश था। टैक्यूमेश वॉज रेड इंडियन। उन लोगों को भी इस्तेमाल करते। आज आप अमेरिका के अंदर जाएं तो आपको रेड इंडियन मिलेगा ही नहीं, आप सिर्फ म्यूज़ियम में मिलेंगे वो आपको। तो ये वाइप आउट किया उन्होंने। अच्छा, वहाँ जो लोग थे उन लोगों ने फ्रांस के साथ ताल्लुकात डेवलप करके, यानी थे वो गोरे ही, ये जो कॉन्विक्ट्स इंग्लैंड से अमेरिका जाया करते थे, उनके जो औलादें थी वो फिर फोर फादर्स बने। वो जॉर्ज वॉशिंगटन बने, वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन बने, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन बने, वो थॉमस जेफरसन बने। हाँ, उन्होंने एक्चुअली अपने ही आबा अजदाद के ख़िलाफ़, आप ये समझ लीजिए, बगावत की थी, फ्रांस को साथ मिला के। अच्छा, फ्रांस तो हिंदुस्तानियों का भी साथ दे रहा था, तो हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं हम अंग्रेज़ की हुकूमत को गिरा सके? एक तो ये हम देखते हैं कि नेपोलियन मिस्र में नाकाम हो गया था। नेपोलियन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे टीपू सुल्तान भी, कि वो वहाँ से इधर आ जाएंगे हिंदुस्तान और हम अंग्रेज़ों को शिकस्त दे देंगे। नेपोलियन मिस्र में नाकाम हुआ, जिसकी वजह से जो इम्पेक्ट है वो टीपू सुल्तान पे पड़ा, और टीपू सुल्तान ही सबसे बड़ी आवाज़ थे, या टीपू सुल्तान ही सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी थे जो कि फ्रांसीसियों का साथ दे रहे थे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी ये थी कि साउथ जो है वो नॉर्थ से हमेशा डिफरेंट रहा है। अगर नॉर्थ इंग्लिश का कुछ सपोर्टर है तो साउथ जो वो फ्रांसीसियों का सपोर्टर था। लेकिन वो क्योंकि नाकाम हो गए और टीपू सुल्तान के अपने अंदर बगावतें हो गई रियासत के अंदर, उस वजह से कामयाब नहीं हो सके वो। ब्रिटिश राज के आने के बाद हिंदुस्तानियों की जो तकदीर थी उसमें कोई तब्दीली आई? ब्रिटिश राज के आने के बाद हिंदुस्तानी बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा बुरी तरह से। एक तो हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राह हमवार कर दी थी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की इंग्लैंड के अंदर। आपको याद होगा 1850 में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन भी लगती है, उसकी राह हमवार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ से पैसा भेज के, यहाँ से ग़ज़ाई अजनास भेज के। होता ये था कि यहाँ की जो बहुत सी अनाज था वो जाया करता था इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड में अनाज की ज़रूरतें पूरी होती थी। इंग्लैंड छोटा सा मुल्क था। इंडिया जो था वो 18,08,670 मुरबा मील है, तो इंग्लैंड तो 5 गुना छोटा था उससे, आबादी भी बहुत ज़्यादा कम थी। वो अनाज जब वहाँ जाता तो उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद उसी अनाज को वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। वो बाहर से पैसा कमाते थे, और जो इम्पोर्ट बिल हुआ करते थे इंग्लैंड के, मुख्तलिफ जो मर्चेंडाइज था या मुख्तलिफ जो भी वो इम्पोर्ट किया करते थे, वो उसके बिल भी अदा कर दिया करते थे। तो उनके पास वाफर पैसा होता था, वो सड़कें बना सकें, वो रेलवे बना सकें, वो जहाज़ बना सकें, वो तामीरात कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का जो पैसा था हिंदुस्तान का, वो इंग्लैंड के अंदर उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ। और फिर एक और बहुत बड़ी बात, फिर एक स्टेज पे आके जब ये ज़रूरत ना रही कि यहाँ से अनाज वहाँ जाए, तो उन्होंने काउंसिल पेपर्स जारी करने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ? काउंसिल पेपर्स ये थे कि अगर आप काउंसिल पेपर ख़रीदते हैं इंग्लैंड में, तो आप वो काउंसिल पेपर, मैं इंडिया के अंदर बैठा हूँ तो मुझे आके बेचेंगे, और मैं आपको उन काउंसिल पेपर्स के एव्स अपनी जिन्स जो भी है, जो मैं गंदम चावल, वो आपको दे दूंगा और आप उसे
एक्सपोर्ट कर देंगे। नहीं, करना एक्सपोर्ट ही है। पहले होता ये था कि सारी की सारी अजनास जा रही हैं इंग्लैंड जहाज़ भर भर के, और वहाँ से वो जा रही हैं दूसरी मंडियों में, वहाँ वो बेच रहे हैं। अब ये हो रहा है कि उन्होंने कहा लो जी कॉन्सेप्ट पेपर, और कॉन्सेप्ट पेपर कैसे मिलते थे? सोने और चांदी के एव्स, यानी आप सोना और चांदी इंग्लैंड में देंगे, कॉन्सेप्ट पेपर हासिल करेंगे, वो कॉन्सेप्ट पेपर लेके मुझे भेजेंगे, मैं आपको उनके एव्स, वो फिर यहाँ आके कैलकुलेट हुआ करते थे, उसके एव्स मुझे रकम मिलती थी, उस रकम की चीज़ मैं आपको देता था, आप फिर बाहर भेजते थे। इस तरह से वो जो चक्कर चलता था, वो सारे का सारा पैसा बड़े ही एहसन तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से सारा इंग्लैंड के तिजोरियों में जाता था। अच्छा, आज भी हम देखते हैं ना कि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर भी USDT के थ्रू करते हैं। आज भी ऐसे है। कैपिटलिज्म सारे का सारा ऐसी ही एक्सप्लोइटेशन पे है। वो करेंसी की एक्सप्लोइटेशन है, वो आपके मर्चेंडाइज की है। ये जो अभी तो लोग समझ नहीं रहे ना, इनको आगे जाके अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये जो बिजनेसेस हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि वो एक सरमायादार बढ़ता जाएगा, बढ़ता। जैसे इंग्लैंड 1833 में रॉ कॉटन 9 मिलियन पाउंड की रॉ कॉटन इंग्लैंड जाती। अच्छा। 4 साल बाद 32 मिलियन पाउंड्स की रॉ कॉटन इंग्लैंड जाती है। अच्छा। फिर 4 साल बाद ये इस दौरान में आप देखें कि 88 मिलियन पाउंड्स की रॉ कॉटन इंग्लैंड भेजी गई हिंदुस्तान से। वहाँ जाके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनती हैं, वहाँ जाके कपड़ा बनता है, वो कपड़ा हिंदुस्तान की मार्केट में आता है, यहाँ आके वो बिकता है। अगर आप नहीं खरीदते वो आपको मारपीट भी होती थी। क्योंकि वो आपको ख़रीदना पड़ता था। आपको याद होगा ना, वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ज़बरदस्ती बिकवाया करते थे। पूरी दुनिया के अंदर बिकता था वो कपड़ा, रॉ मटेरियल यहाँ से जाया करता था।